है उसका फ़ायदा एक सबसे बड़ी तो हैकिंग एक्टिविटी से हम बच जाते हैं कि किसी के पास हमारी वेबसाइट का एक्चुअल यूआरएल नहीं होता हैक करने के लिए, बल्कि वो एक्चुअल यूआरएल चेंज हो जाता है एक नई यूआरएल के साथ। तो वो हैकर्स के लिए जो पहला स्टेप होता है ना ऑटो हैक करने का, वो वहाँ पे डिसमिस कर देता है उसको, तो वो हैक नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि आपका यूआरएल वैसे ही शॉर्ट हो जाता है, तो ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है रीड करने में, पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब ये बिटली से हम करते क्या है, जैसे आपने देखा था कि मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ था, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ज़रा इसे खोलते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं, वो बिटली से करते हैं। यहाँ पर आया जी मैं बिटली पर bit.ly, ठीक है। यूआरएल शॉर्टनर ये कोई एक एप्लीकेशन नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ ना हाई PR URL शॉर्टनर्स टाइप कर दिया मैंने, मैं कहता हूँ भाई अच्छी PR वाले, PR का मतलब पेज रैंक वाले URL शॉर्टनर्स कौन से हैं, लिख के एंटर करता हूँ, कितने सारे आ गए हैं। कहता है बिटली, कहता है ये टच 6 आ रहे हैं, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल ये कहता है 45 बेस्ट। तो ये बहुत सारे हैं भाई, जो आपको अच्छा लग रहा, हमने तो यूआरएल ही शॉर्ट करना है ना अपना। तो यहाँ मैंने बिटली खोल लिया, यहाँ मैंने ये यूआरएल खोला, ये देखें बिटली से खोला था, लेकिन यूआरएल कोई और खुला है ना हमारे पास। अब मैं इसी का यूआरएल शॉर्टन करने जा रहा हूँ, कॉपी, इधर आए, ये क्या लिखा हुआ है, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। जरा नीचे आकर देखें कि शॉर्टकट की ऑप्शन आ रही है, बेशक उस पर भी ना जाए, यहीं आ जाए। ये क्या लिखा हुआ है, कहता है अपना यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर दें। इसको हम फेसबुक के ऊपर जब अपने पोस्ट वगैरह लगाते हैं, वहाँ पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तो यूआरएल दे रहे होते हैं ना ट्रैफिक के लिए, कि ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आए, तो यहाँ से वहाँ भी हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं। फिर मैं क्या कहता हूँ, अब क्या कर रहा है, ये आजकल पॉपुलर इतना हो गया है, इससे पहले ये ऑप्शन होता था गेट योर लिंक, अब उन्होंने कह दिया साइन अप एंड गेट योर लिंक। हाँ, मतलब ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया हुआ है, उनको पता है कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तब वो कहता है कि आपको मैं तब दूंगा जब आप साइन अप करोगे मेरे पास, ठीक है। पहले ये फ्री बना देता होता था, मैं साइन अप पे जाता हूँ, देखते हैं ज़रा क्या करता है आगे से, क्योंकि उतना मुश्किल काम नहीं है भाई। ये क्या लिखा हुआ है, साइन अप विद गूगल, मैं कहता हूँ गूगल के साथ साइन अप करो, गूगल मेरा खुला हुआ है ना ऑलरेडी जीमेल, कहता है मैं कहता हूँ भाई इसी के साथ साइन अप कर दो, चलो लिंक मिल गया होगा मुझे, नीचे आएगा, नहीं आया, अच्छा कोई बात नहीं, ये ज़रा एक्सेप्ट ऑल करो, और ये था बैक एंड ऑफ, कह रहा खुद से बता दो मुझे। हाँ, ऑप्शनल है पार्ट वैसे तो, ये क्यों नहीं कर रहा, लॉगिन नहीं हुआ रहा है ना, यहाँ से अब लॉगिन करने उसने साइन अप तो कर दिया मेरा ख्याल है। लॉगिन ही नहीं कर रहा इसको, किसी दूसरे अकाउंट से कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास क्या क्या चल रहा है वैसे, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, फ्री में भी कहता है डॉलर्स लूंगा मैं, नहीं उसके इसका प्राइवेट विंडो से कुछ लेना देना नहीं होगा ना, दूसरे अकाउंट पे चले जाते हैं अगर यहाँ नहीं करता आपको। इसका एक अल्टरनेट भी अभी आपको बताता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो आपने देखा ना कितने सारे यूआरएल्स आ गए थे, नीचे आओ, नहीं इधर आ जाते हैं, इस पे
जैसे मैं आपको इसका दूसरा अल्टरनेट भी बताता हूँ। आपने किया है? ग्रुप में करो यार, इसका मुझे पता नहीं लगेगा कौन सा है। या इस मैसेज में अपना ग्रुप का रेफरेंस दे दो या ग्रुप में करना, मुझे समझ आएगा कि कहाँ से आया। इस तरह मुझे पता नहीं लगता कि किस ग्रुप से आया हुआ है। जी क्या था? बिटली। बिटली हमारे पास यूआरएल शॉर्टनर है। यूआरएल को छोटा करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ एक पैरेलल है जो कि मैं बहुत देर से यूज़ कर रहा हूँ, वो है टाइनी tinyurl.com। हाँ, दोनों को मैं पैरेलल दिखाता हूँ। ये भी खुल गया। हाँ ये ठीक है, ये वाला चल रहा है मेरा, वो नहीं, उधर उसने अकाउंट नहीं बनाया। ये क्या लिखा है जी? क्रिएट न्यू। क्या लिखा हुआ है? लिंक। ये साइन अप किया तो इस विंडो में हम आए हैं, यहाँ पर आए और पेस्ट करें, आ गया। और ये नीचे क्रिएट का बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करें, ये आ गया। ये यूआरएल बन गया। इसे मैं कॉपी करूंगा यहाँ से। अब मैं चाहे पोस्ट पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जहाँ भी मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वहाँ जाकर मैं इसे पेस्ट करूंगा। ये देखिए मैंने यूआरएल लिखा, एंटर किया, वहीं पर आ गया सीधा। सो ये है यूआरएल। यानी यूआरएल शॉर्टनर का मतलब क्या होता है कि हम अपने एक्चुअल यूआरएल्स लोगों से छुपाना चाहते हैं ताकि हैक एक्टिविटी भी ना हो ज़्यादा। जैसे मैं कहता हूँ ना भाई, मैंने सोशल मीडिया के लिंक्स लगाए हुए हैं अपनी यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो वो तो सबको नज़र आ रहे हैं मेरे कि क्या है लिंक्स हैं। वैसे तो वैसे भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन जो हैकर एक्टिविटीज़ करते हैं ना, वो यहाँ से शुरू करते हैं। और एसईओ में क्या होता है? एसईओ कहता है कि आपके यूआरएल छोटे होने चाहिए, लंबे लंबे यूआरएल नहीं होने चाहिए। तो यूआरएल शॉर्टनर ने छोटा कर दिया। अब ये तो खुल गया यहाँ पे, वापस आए जरा इधर। ये क्या था? टाइनी यूआरएल। इसको मैं इस्तेमाल करता था एसईओ के हवाले से। हाँ, यहाँ लिखे लॉन्ग यूआरएल, देखिएगा जरा। लॉन्ग यूआरएल तो नहीं है ये, लॉन्ग यूआरएल ये था, बल्कि ये कर लेते हैं लॉन्ग यूआरएल। फेसबुक का पेज ले लेते हैं लॉन्ग यूआरएल, ठीक है। ये मैंने पेज पिक किया, कंट्रोल सी। अब मैं इसका यूआरएल शॉर्टन करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ आया और यहाँ आकर इसको पेस्ट कर दिया। आगे क्या कहता है? tinyurl.com। यानी ये यूआरएल कैसे बना रहा है? tinyurl.com, आगे स्लैश एलियस। एलियस का क्या मतलब होता है? एलियस का ये मतलब है कि वो एक शॉर्ट नेम इसका रख सकते हैं आप। हम इसको कैसे फ़ायदा उठाते होते थे? हम फेसबुक पे जो पोस्ट लगाते थे, वहाँ पर जाकर एलियस में कीवर्ड यूज़ कर लेते थे, क्योंकि ये तो एक टाइनी यूआरएल पे बन रहा है ना। जब मैं इसको इस्तेमाल करता था, ये 2012-13 की बात कर रहा हूँ, जब डिजिटल मार्केटिंग हमने बिल्कुल नई नहीं शुरू की थी, तो उस वक्त जो हम एलियस यूज़ करते थे वो तो किसी ने यूज़ भी नहीं किया होता था। इसका मतलब वो फ्री भी होते थे उस वक्त एलियस ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ ना, तो मैं कहता हूँ टाइटल डैश ऑप्टिमाइजेशन। अब ये बनने जा रहा है यूआरएल स्टार्ट, सॉरी शॉर्टन। क्या कहता है? वही बात हुई ना, कहता है नॉट अवेलेबल, कोई इसको इस्तेमाल पहले से कर रहा है, ठीक है। फिलहाल हम इससे बन गया, मैंने एस लगाया तो उसने उसको बना दिया, ठीक है। मैं जरा चेंज कर लेते हैं। आगे क्या आ गया? कॉपी। चलो अब ये वाला यूआरएल ऐसे आ रहा है यहाँ पे, देखें। अभी मेरा यूआरएल एसईओ फ्रेंडली भी हो गया, यूआरएल में कीवर्ड भी हमारा आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह करके भी हम यूआरएल्स बनाते हैं। ये मैंने आपको स्टोरी सुनाई है यूआरएल शॉर्टनर्स की, कि अगर आपने यूआरएल शॉर्टनर्स यूज़ करने हो तो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं इस पर। और हमने ऑन साइट एसईओ शुरू की थी, और ऑन साइट एसईओ में मैंने कहा था कि भाई टाइटल ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, वो हमने किया भी था प्रीवियस क्लास में। और फिर मैंने कहा था कि जो दूसरा हिस्सा है हमारे पास, वो क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक वेबसाइट लिखता हूँ, वही लिख लेते हैं, प्रोफेशनल किचन वाली। ये चलिए इस पर क्लिक करें।
इसकी वजह बताता हूँ क्या हुआ था इसको, बताता हूँ। पहले ये पढ़ लें फिर टॉपिक ना रह जाए बीच में हमारा। ये वेबसाइट का नाम दिया आई एम नॉट रोबोट। ये आगे नीचे टाइटल तो हमने ऑप्टिमाइज कर लिया था, अब हम ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन। बेसिकली मैं इसकी नहीं करना चाह रहा था, मेरी वेबसाइट अभी लाइव नहीं है, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है, तो मैं अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने लगा। सपोज करें मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन किसकी है, ये तो मैं वेबसाइट खोलता हूँ। यहाँ पर सोफा के नाम से कुछ पड़ा हुआ है, ये सोफा वॉशिंग पड़ी है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है जी, इधर आ जाते हैं और ये इसकी इंडेक्स फाइल है, ये मैनुअल फाइल है, लोकल है ये, हाँ लाइव नहीं है। ठीक है, इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन में ऑप्टिमाइज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई उधर से उठा लूँगा, उसको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये नहीं देख रहा है कि वेबसाइट कौन सी है, वो सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन को देखेगा। ठीक है, इधर आए जरा, कंट्रोल यू किया मैंने, नहीं लिखी हुई ना मेटा डिस्क्रिप्शन, मैं क्या नहीं लिखी हुई, मैंने इसकी लिखनी है। ये वेबसाइट देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा क्या होनी चाहिए। क्या है इसमें लिखा, क्या हुआ वैसे ऊपर? अच्छा ऊपर मैंने सोफा वॉशिंग थी, लेकिन है बेसिकली हॉस्पिटल वाली। ठीक है, चलो अब हम इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने लगे हैं। मैं वहीं पे जाके लिखता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे इसहाक आई हॉस्पिटल इज बेस्ट। इसका कीवर्ड क्या लगा हुआ है अंदर, देखें। हाँ ठीक है, आ जाते हैं वापस। हमने इसकी कोई रिसर्च वगैरह नहीं की, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। हाँ, बेस्ट आई क्लिनिक इन इस्लामाबाद। ठीक है, सपोज किया हमने, ये आ गया। अब यहाँ पर आकर मेरा एक सेंटेंस खत्म हो गया। यहाँ पर जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ना, मैंने कहा था ना ये कंटेक्चुअल फॉर्म में लिखनी है, और अभी ये कह रहा है छोटी है। मेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने कहा था 160 से 170 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और आपके पिक्सल्स 920 होने चाहिए। तो पिक्सल्स कितने शो कर रहे हैं यहाँ पर? 287, बहुत कम है अभी। आगे हम लिखते हैं बेस्ट आई सर्जन इन इस्लामाबाद। अब क्या हुआ, 473 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्वालिटी स्कोर में आ गया। अब मैंने क्या किया, आई सर्जन को भी यूज़ कर लिया कीवर्ड में। इस तरह करके मैं इसको यहाँ से बनाया, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से उठा के ले गया, वर्ड में ले लिया पहले। ये आपके पिक्सल्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 920 पिक्सल्स। 580 पिक्सल्स होते हैं टाइटल के, और मेटा डिस्क्रिप्शन के 920 पिक्सल्स मैक्सिमम हो सकते हैं। मैंने कहा था स्पेल चेक कर लेते हैं यहाँ पे आकर ना, ठीक है। ठीक हो गया, स्पेल चेक, स्पेल इशू कोई नहीं है। जब आप किसी का काम कर रहे हो तो स्पेल जरूर चेक किया करें, मतलब अपने अंदाजे पे नहीं करना कि मेरी इंग्लिश बहुत आई है, टूल को इस्तेमाल जरूर करना है ताकि कोई चैलेंज ना हो आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस, कहाँ है, इधर, इस पर राइट क्लिक करो। वहाँ तो इन्हें चेंज कर सकते हैं, एडिट करें, जी इधर है हमारा मेटा। अब मैं आपको ऑन साइट एसईओ कर रहा हूँ, आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है, हाँ, कि ऑन साइट एसईओ करने का सीक्वेंस क्या है। कीवर्ड रिसर्च है ना, मतलब वेबसाइट एडिट तो उसका सीक्वेंस नहीं है, वो तो आपको सिखाने के लिए मैंने किया था। असल में आपकी एसईओ शुरू कहाँ से होती है? कीवर्ड रिसर्च से शुरू होती है। आपके पास कीवर्ड्स बन गए, इसका मतलब वो आपने पहला काम कर लिया। अब आपने कंटेंट को देखना है, अगर उसका कंटेंट ठीक लिखा हुआ है तो आपने अपने कीवर्ड्स को उस कंटेंट में ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि आपको नया कंटेंट लिखवाना है या आपने खुद लिखना है,
और अगर आपने किसी से लिखवाना है तो आप उसको अपने कीवर्ड देंगे, उसे कहेंगे भाई मुझे ये वाला की कंटेंट चाहिए और इस कंटेंट में मुझे 800 वर्ड्स चाहिए और उसके अंदर 3% की रेशो के साथ ये कीवर्ड एडजस्ट करने हैं, फिर मैं उसको अपनी वेबसाइट पे लेकर आऊँगा उस कंटेंट। ठीक है, अच्छा ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप हमारा हुआ टाइटल ऑप्टिमाइज कर लिया, भाई कीवर्ड तो बन गया हुआ था, प्राइमरी कीवर्ड लगाया, जगह है तो सेकेंडरी भी लगा लो। उसके बाद अगला क्या था, मेटा डिस्क्रिप्शन। मैं क्या अगला स्टेप क्या है कि मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ है जी, मेटा डिस्क्रिप्शन ये है, तो इसको भी मैंने पकड़ा, ये भी लगा दिया, यानी कि 2 काम हो गए हमारे। अच्छा अब वो काम खत्म हो गया, वो जो स्लाइड थी उसमें मैंने 2 चीज़ें आपको बतानी थी, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब आगे और क्या क्या कहना है, अब हम ऑन साइट एसईओ करते हुए शुरू हमने, अब हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि हमें कैसे अप्लाई करनी है ऑन साइट एसईओ। फिर मैंने देखना है कि क्या फेविकॉन इमेज लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, पहले ही हमने सीख लिया था ना फेविकॉन इमेज लगाना। चेक करें यहाँ फेविकॉन इमेज है, ये लाइन नंबर 15 में लगा हुआ है, इज फाइन, ठीक है। अच्छा उसके बाद और एक चीज देखते हैं, वो क्या है, लाइन नंबर 11 व्यू पोर्ट। ये क्या है, ये अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने का कोड है। आमतौर पर ये डेवलपर ने लगाया होगा, तो अगर किसी डेवलपर ने ये कोड नहीं लगाया, आपने आकर क्रॉस चेक करना है कि आपके हेड में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ये कोड बिल्कुल वेबसाइट ओरिएंटेड नहीं है, ये एसईओ ओरिएंटेड कोड है, यानी इसका मतलब है एज इट इज लगना है। वेबसाइट कोई भी हो, मतलब वेबसाइट किसी भी तरह की होगी, कोड यही होगा, क्योंकि इस पूरे कोड में आप देख रहे हैं किसी जगह पर वेबसाइट का नाम मेंशन नहीं है, वेबसाइट की टाइप मेंशन नहीं है। तो ये कोड बेसिकली क्या कह रहा है कि एक मेटा लगा रहे हैं हम शॉर्ट, और जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई इसका नाम है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का क्या मतलब है, उसकी स्क्रीन। अब हम ये कहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल पे भी खुलती है और डेस्कटॉप पे भी खुलती है, और गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट अगर इंडेक्स करवानी है, आपने अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाना चाहते हैं, तो आपकी वेबसाइट पहले मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, पहले डेस्कटॉप फ्रेंडली नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होगी तो डेस्कटॉप के ऊपर नजर आएगी, अगर वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, इसका मतलब है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ये आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करता है, ये जो एक सिंगल लाइन कोड है, यानी कि ये कोड तो आपने एज इट इज नोट कर लेना है और अपने पास लिख लेना है, और जब भी किसी की एसईओ शुरू करोगे तो हेड में जाकर इसको चेक करना है कि है कि नहीं है, नहीं है तो सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। ये भी हो गया, फेविकॉन भी हो गया, टाइटल भी हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन भी हो गया, ठीक है। अच्छा अब जरा आगे चलते हैं, और आगे जाने से पहले ना एक मैं आपको लाइव वेबसाइट दिखाता हूँ। सोफा सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विस, इसे खोलते हैं। इसका मैं कोड दिखाता हूँ आपको, इसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखानी है जो वहाँ पर नहीं लगी हुई, इसलिए उनको दिखानी है। व्यू कोड आ गया, फेविकॉन हो गया, और क्या क्या लगा हुआ जी यहाँ पर। कौन सी वेबसाइट खोली है मैंने, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। अच्छा इधर आए जरा, इसको प्राइवेट विंडो में खोलें, मुझे लग रहा है कि कोई इसने पुरानी साइट खोल दी है। मैं सोफा, क्योंकि इसमें मैंने सुबह कोई चेंज किया है वो दिखा नहीं रहा, जो चेंज मैंने इसमें किया है। खोलने दें इसको, इसको भी शेयर कर, इसे बंद कर दें। अच्छा इधर भी बहुत सारे पेजेस खुले हुए हैं, इन्हें भी जरा बंद कर देते हैं ताकि जरा कंफर्टेबल हो जाए जी। देखिए यहाँ पर कोड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। अब वो मुझे पुरानी, मैंने सुबह चेंज किया ना, मैंने कहा तो वो जो मॉर्निंग वाली चेंज हुई उसने मुझे पुराना वर्जन दिखाया, नॉर्मल विंडो में उसने वेबसाइट का पुराना वर्जन दिखाया।
कोड देखें, ये वाला कोड दिखाना था आपको मैंने बेसिकली लाइन नंबर 6 में जो लगा हुआ है ना, एक एप्पल टच आइकॉन। इधर आए जरा, पुरानी में जाकर देखें, वहां लगा हुआ है एप्पल टच आइकॉन। ये है ना पुराना, यानी नजर आ रहा है ना एप्पल टच आइकॉन। इसका मतलब क्या हुआ, इसने पुराना वर्जन दिखाया मुझे वेबसाइट का। तो जब मैं प्राइवेट विंडो में गया हूँ तो उसने मुझे, जब भी आपने अपनी वेबसाइट का अपडेटेड वर्जन देखना हो ना, नया बिल्कुल फ्रेश कंटेंट देखना हो, तो आप प्राइवेट विंडो में जाकर अपनी वेबसाइट को चेक करें, ठीक है। तो ये मैंने सुबह लगाए थे 2, एक ये भी लगाया है और एक ये भी लगाया है, ये 2 लगाए हैं मैंने। और ये जरा समझ लें ये क्या, ये भी हम लगा लेते हैं, इससे भी हमारा एसईओ स्कोर इंप्रूव होता है। हाँ, पहला क्या कह रहा है भाई, आप एंड्रॉयड पे यूज़ कर रहे हो ना, आपकी डिवाइस एप्पल भी तो हो सकती है। यहाँ हम विंडो यूज़ कर रहे हैं तो हमारी डिवाइस एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है। तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, फेविकॉन भी चेंज हो गया। फेविकॉन उसका फेविकॉन तो फेविकॉन नहीं होगा ना, वो डिफरेंट होगा। तो ये वाला जो कोड है, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास एप्पल मशीन है, चाहे वो मोबाइल की सूरत में है, चाहे वो लैपटॉप की सूरत में है, तो उसमें मैं जो फेविकॉन इमेज बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ। देखिए कैसे बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लिंक रिलेशन इक्वल टू एप्पल टच आइकॉन। हाँ, कहता है एप्पल टच आइकॉन मांगता है ये, एसईओ गूगल कहता है कि आपने एप्पल टच आइकॉन भी बताना है। तो मैंने क्या कहा, रिलेशन इक्वल्स टू एप्पल टच आइकॉन साइज, मैंने खुद उसको बता दिया, ये उसका एक एट्रीब्यूट है कि साइज कितना होगा उसका। भाई मैंने कहा कि जो जितने भी इस तरह के आइकॉन होते हैं स्क्वायर होते हैं, 64 बाई 64 भी हो सकते हैं, 32 बाई 32 भी हो सकते हैं, 200 बाई 200 भी हो सकते हैं, मतलब होंगे स्क्वायर शेप में। अब 32 बाई 32 पिक्सल का तो मतलब है बहुत ही छोटा होगा ना, शायद उसके पिक्सल ज़्यादा क्लियर ना हो, तो मतलब 100 प्लस कर लें तो फाइन। अच्छा, उसके बाद आगे मैंने क्या कहा, मैंने कहा एचरैप इक्वल्स टू इमेजेस, और जो आपका एप्पल टच आइकॉन हो उसका नाम भी आपने एप्पल टच आइकॉन ही रखना है। बेशक ये 144 बाई 144 ना रखें, ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मुझे याद रहे कि मैंने इमेज का साइज़ क्या रखा था, ठीक है, इसलिए मैंने नाम के साथ उसका साइज़ लगा दिया हुआ है। और ये PNG एक फाइल बनाई, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अलहदा से मैंने अपलोड किया हुआ है इमेजेस के फोल्डर में। सो ये एक लाइन लगाने से 1-2 पॉइंट्स मेरे एसईओ के और बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपको लाजमी लगाना है। अब ये कैसे लगना है, लिंक रिलेशन एप्पल टच आइकॉन साइज, यहाँ तक सब सेम है। सिर्फ क्या होगा, एचरेफ में आएगा तो जो उसका फेविकॉन इमेज है उसको मैंने एप्पल टच आइकॉन इमेज भी बना लेना है, एक कॉपी करके। भाई वही है ना, उसकी एक कॉपी लूँगा, उसका नाम चेंज कर दूंगा, फेविकॉन की बजाय क्या कर दूंगा, जैसे गूगल में हमने नाम रखा हुआ था फेविकॉन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपने के लिए, और यहाँ पर उसका नाम है एप्पल टच आइकॉन, ये भी लगा दिया। एसईओ स्कोर इंप्रूव हो गया, डाटा हमारे पास पहले से ही मौजूद था, सिर्फ हमने नाम चेंज किया उसका। तो ये भी लाजमी होना चाहिए आपके हेड में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें जरा, ये क्या चीज़ आ रही है, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू अल्टरनेट हाइपर रेफरेंस लैंग्वेज इंग्लिश। कहता है सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी वेबसाइट मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट की होती है, ठीक है, तो किसी लिंक पे क्लिक करें तो वो लिंक किसी और लैंग्वेज में होता है। तो कहता है अगर ऐसी सूरत है तो आप ये भी बता दें, तो हमारा ऐसा केस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने ये टैग बता दिया कि भाई गूगल को ये अच्छा लग रहा है टैग है, तो इवन हमारी वेबसाइट इंग्लिश में ही है और खुल भी इंग्लिश में ही रही है। तो आप देख रहे हो ना, इसमें हमने किया क्या हुआ है, हमने कहा भाई हमारा जो अल्टरनेट लैंग्वेज है वो कौन सी है, इंग्लिश ही है, और यूआरएल कौन से वाला है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया। ये भी एक एक्स्ट्रा टैग हमने बता दिया ऑन साइट एसईओ के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने कहाँ पे बताई, ये दोनों चीज़ें हमने हेड में आकर बताई। अब हमने अगर कहा ऑन साइट एसईओ, हमने कहा टाइटल, हमने कहा मेटा डिस्क्रिप्शन, हमने कहा फेविकॉन इमेज, और क्या कहा, हाँ जी, उसके बाद ये है आपका वो व्यू पोर्ट के बाद एप्पल टच आइकॉन, और एप्पल टच आइकॉन के बाद अल्टरनेट लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सेट कर दी। अब आते हैं आगे, और आगे एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है, वो क्या है, उसको भी हम आज डिस्कस करते हैं। वो है कैनोनिकल। व्हाट इज़ कैनोनिकल, नज़र आ रहा है कहीं कि नहीं आ रहा नज़र, इसमें कैनोनिकल भी होगा। अब ये लगा हुआ स्कीमा, ये बाद में देखेंगे ये क्या चीज़ है। कैनोनिकल गुजरा है कि नहीं, ऊपर ही है, ये तो फेविकॉन है ना, ऊपर ही है कैनोनिकल। ये लाइन नंबर 13,
अब हम ये पहले समझ लेते हैं कि कैनोनिकल है क्या। हाँ, कैनोनिकल का जो टैग है ना, ये टेक्निकल एसईओ में भी आता है और ये ऑन साइट एसईओ में भी आता है। और मैंने आपको बताया था कि जब मैंने शुरू की थी ना डिजिटल मार्केटिंग एसईओ, तो उस वक्त टेक्निकल एसईओ नहीं होती थी, मतलब टेक्निकल एसईओ का कोई नाम नहीं था, डिफाइंड टेक्निकल एसईओ कुछ नहीं था। वहाँ पर सिर्फ दो एसईओ थी, एक ऑन साइट एसईओ और एक ऑफ साइट एसईओ। सो बेसिकली उन्होंने, गूगल ने थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया, रिफाइन कर दिया एसईओ को। तो उसने कहा भाई ऑन साइट एसईओ में से ये वाला पार्ट ऑन साइट का है और ये वाला पार्ट टेक्निकल। ये ऐसे ही है जैसे ये रूम है और ये क्लास रूम है। तो इस क्लास रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ट्रेनिंग का इन्वायरमेंट है और एक टेक्निकल सर्विसेज है। मतलब जैसे एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, चेयर्स हैं, डाइस है, एलसीडी है, ये सारी की सारी टेक्निकल रिसोर्सेज हैं। और उसके बाद मैं भी हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो असल में तो आपको डिलीवरी नॉलेज तो मैं ही दे रहा हूँ ना, लेकिन इनमें से बहुत सारी चीज़ें अगर निकलेंगी तो शायद हर्डल आ जाएगी बीच में। सो ये आप ये समझ लो कि ये इस क्लासरूम के जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं, वो पंखा है, वो एसी है, और ऑन साइट फैक्टर जो है वो मेरी क्लास पढ़ाने का तरीका है, ये मैं जो आपको बताने लगा हूँ। इसी तरह वो कहता है एसईओ में भी जो चीज़ मेंटेनेंस से मुतल्लिक होगी वो किस में आ जाएगी, वो उसने खुद से अलग कर दिया उसको। अब वो हिस्सा ऑन साइट में फॉल कर रहा होगा तो इट्स ओके, नहीं कर रहा होगा तो भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैनोनिकल जो हमारे पास है वो टेक्निकल का पार्ट भी है। तो ऑन साइट का पार्ट मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि भाई फाइल के अंदर ही तो लिख रहे हैं, HTML फाइल में ही तो बता रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑन साइट है, ऑन साइट तो है ही है, यानी टाइटल ऑन साइट ही है, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑन साइट ही है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जाकर लिख रहे हैं हम चीज़ें। तो कैनोनिकल भी वेबसाइट के ऊपर ही लिख रहे हैं हम, बाहर नहीं कहीं लिख रहे। तो इसका मतलब है ये ऑन साइट भी है और टेक्निकल भी है। तो ये बहुत लेट गूगल के एल्गोरिदम ने कहा था कि भाई टेक्निकल एसईओ को अलग कर लो बीच में से, लेकिन है वही चीज़। सो जो कैनोनिकल है ये ऑन साइट में भी फॉल करता है और कैनोनिकल में भी फॉल करता है। अब ये है क्या, ये समझना हमने। अब इससे पहले हम लोग एक बात बार बार कह रहे थे, हम कह रहे थे डुप्लीकेशन, है ना, डुप्लीकेशन ऑफ वेबसाइट। हमने किसी की वेबसाइट को डुप्लीकेट किया तो क्राउलर तो उसे क्राउल ही नहीं करेगा, मींस इंडेक्स नहीं करेगा, मींस रैंक नहीं करेगा। इसका मतलब है डुप्लीकेट वेबसाइट तो हम यूज ही नहीं कर सकते। ये तो है डुप्लीकेशन ऑफ वेबसाइट, यानी ये डुप्लीकेशन है किसी दूसरे के मटेरियल की। अब एक डुप्लीकेशन है जो आपकी अपनी है, वो क्या है, मतलब मेरे पास होम का टैब है, होम के पेज पे कोई ऐसा कंटेंट लिखा हुआ है जो अबाउट अस पे भी है, वो एक सेंटेंस भी हो सकता है, वो एक पैराग्राफ भी हो सकता है और एक से ज़्यादा पैराग्राफ भी हो सकते हैं। अब हुआ क्या, अब देखें तो हमारी वेबसाइट के अंदर डुप्लीकेशन हो गई, ऐसे ही है ना। जबकि ये डुप्लीकेशन कंसीडर तो नहीं होगी, ये ऐसे तो नहीं कि हमने किसी का कंटेंट लिया, भाई वो भी हमारा वो भी हमारा, तो इसे डुप्लीकेशन की कैटेगरी में तो नहीं आना चाहिए, तो ये डुप्लीकेशन की कैटेगरी में आ भी नहीं रहा। लेकिन ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये क्राउलर को कंफ्यूज कर रहा है। क्राउलर को क्या कंफ्यूजन हो रहा है, क्राउलर को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये दो टेक्स्ट आपने लिखे हैं और दोनों को आप ऑप्टिमाइज करवा रहे हो। अब मैं ये तो नहीं है ना कि ऊपर आपकी एक वेबसाइट और नीचे आपका वही दूसरे वाला पार्ट भी वही आ जाए। तो इस तरह तो आप अपने ही कंटेंट के कंपटीटर बन गए, अपने ही कंटेंट के कंपटीटर बन गए ना। तो कहते हैं आपको ये बताना पड़ेगा कि इनमें से ओरिजिनल कौन सा है। जिसको आप ओरिजिनल कहेंगे मैं उसको क्राउल करूंगा, और जिसको आप ओरिजिनल नहीं कहेंगे मैं उसको क्राउल नहीं करूंगा। आप समझ में ही बात क्या, कैनोनिकल क्या है। यानी कैनोनिकल में जाकर हमने ये बताना है कि हमारी इंफॉर्मेशन के दो वर्जन है, एक ओरिजिनल और एक कॉपी। जो ओरिजिनल है उसे तो हमने रैंक करवाना है, उसे हमने क्राउल करवाना है, उसे हमने इंडेक्स करवाना है। जो कॉपी है उसे हमने रैंक नहीं करवाना, उसे हमने इंडेक्स भी नहीं करवाना, लेकिन मैसेज देना है वहाँ भी, मैसेज वहाँ भी देना है। मतलब अबाउट अस में भी हम चाह रहे हैं वही मैसेज आए जो होम से लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारा कंटेंट होता है जो होम पे भी होता है और दूसरे पेज पर भी हो सकता है, लेकिन हम दूसरे को फिर रैंक नहीं करवाना चाहते। तो गूगल ये कहता है कि भाई फिर आप इस तरह करो कि जहाँ पर आप कॉपी कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो कॉपी, यानी जहाँ पर आप सेकंड वर्जन यूज़ कर रहे हो उसका, वहाँ पर जाकर आप ये कह दो कि ये कॉपी है और ओरिजिनल कोई और है। यानी वहाँ पर जाकर आप बता दो कैनोनिकल का टैग लगाकर कि ये कॉपी है और ओरिजिनल कोई और है। समझ भाई कैनोनिकल का कॉन्सेप्ट क्या है कि नहीं आया? आगे दोबारा बता। हाँ
अपनी ही वेबसाइट देखे क्राउलर कंफ्यूज हो रहा है ना। जैसे कहना चाहे आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, अब नीचे से ऊपर आते हैं ना, तो एक स्टूडेंट को वो कहते हैं जी क्लासरूम नंबर 5 में चले जाओ, और एक स्टूडेंट को वो कहते हैं क्लासरूम नंबर 3 में चले जाओ। अब वो जब क्लासरूम नंबर 3 में जाता है, उधर बैठा रहता है, थोड़ी देर बाद में पता लगता है भाई क्लास तो 5 में हो रही है, भाई 5 में चले जाओ। अब वो भी उठ के उधर से ऊपर से इधर ही आ रहा है। तो असल में तो कंटेंट तो एक ही है हमारा, एक ही जगह पर आपने पहुंचना है ना, एक डेस्टिनेशन है आपकी। एक डेस्टिनेशन को जब हम दो तरीकों से बताएंगे तो क्राउलर कंफ्यूज होगा कि भाई कहाँ जाऊँ, अबाउट अस पर जाऊँ कि होम पेज पर जाऊँ। जबकि हम कहना चाह रहे हैं कि होम पेज पर है, अबाउट अस पर ना जाए इस कंटेंट को लेकर। हालांकि मैंने लिखा है मैसेज देना है, मैसेज देने के लिए लिखा है कि भाई वही बात अगर किसी ने अबाउट अस में किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा है तो उसको वो मैसेज मिल जाए जो मैंने वहाँ लिखा था, इवन मैंने कॉपी करके रखा हुआ था। लेकिन मैं कहता हूँ इसको क्राउल ना करें। इसका मतलब क्या हुआ कि अबाउट अस पे मैं लोगों को तो भेज रहा हूँ, विजिटर्स को भेज रहा हूँ मेरी वेबसाइट को रीड करें, लेकिन मैं क्राउलर को वहाँ से रीट्रैक कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई अगर क्राउलर इस पेज पर आए तो उसे भेज दो कहाँ पर, होम पेज पर। मतलब क्राउलर को मैं रिट्रैक्ट कर रहा हूँ उधर से कहीं और, लेकिन विजिटर को रिट्रैक्ट नहीं कर रहा। विजिटर आता है पढ़े, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्राउलर पढ़ेगा तो वो रैंक भी करेगा, कंफ्यूज भी होगा, वो मेरे कंटेंट को मेरे कंटेंट से ही कंपेयर करना शुरू कर देगा कि भाई इनमें से असल कौन सा है, किसको मैं रैंक करूँ। ठीक है, तो इस मकसद के लिए गूगल हमें ये कहता है कि भाई आप क्या करो, अभी इसकी एक एग्जाम्पल और भी आपको दूंगा। आप कैनोनिकल यूज़ कर लो। कहाँ पर यूज़ करो, जहाँ पर कॉपी है, जहाँ पे कॉपी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, कॉपी कहाँ पर है, किस पेज पर है, कॉपी अबाउट अस पर है। इसका मतलब क्या हुआ, कैनोनिकल कहाँ लगाए, अबाउट अस पर। कैनोनिकल कहाँ लगेगा, जहाँ कॉपी होगी। अब हम ये सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि होम के ऊपर कुछ कंटेंट है जो मास्टर है और वही वाला कंटेंट अबाउट अस पर भी है, तो वो कॉपी है। उसका मतलब क्या हुआ, कैनोनिकल कहाँ पे लगेगा, बताना है, बिल्कुल ऐसे। होम पेज ओरिजिनल है ना हमारा, यही तो हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं होम पेज ओरिजिनल, मैं नहीं कह रहा हूँ होम पेज पे लगाएं, मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा अबाउट अस पे लगाएं। अभी वो आगे लिंक की बात हम आगे करते हैं, अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कैनोनिकल में लगना कहाँ पर है, जो कॉपी है, बस इतना समझ लें। मतलब दो वर्जन है आपके पास, उनमें से एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है। ठीक है, तो कॉपी पे लगना है, कॉपी पे जाके बताना है कि भाई ये ओरिजिनल नहीं है, बस इतना बताना है उसको। ये बताने के लिए क्या करना है, कैनोनिकल लगा देना। कैसे लगा देना ये अब देखते हैं। मैं कहा कैसे लगाना है ये अब देखते हैं। यहाँ देखिए आकर ये कैसे लग रहा है, इसकी स्लाइड मौजूद है, ऐसे लग रहा है ये देखिए। अब ये सीन कुछ और नजर आ रहा है, वो सीन ही है जो मैं एग्जांपल दे रहा था। हाँ, ये काम करें, इधर से स्लाइड में आ जाओ, कैनोनिकल की स्लाइड पे। मैंने खोली तो नहीं कैनोनिकल, देखो कैनोनिकल कहाँ पर है, ये जी कैसे लग रहा है ये देखें। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, href इक्वल्स टू, ये इस वेबसाइट का मेन पेज है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन से वाला है, जहां पर ओरिजिनल है। लग कहां पर है, जहां पर कॉपी है। यानी मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया है, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ना, तो मैं ये वाली एग्जांपल यूं दे रहा हूं मैं आपको। देखें, मैं कहता हूं मेरे पास दो फाइलें हैं, एक फाइल है अबाउट अस .html, एक फाइल है index.html। इंडेक्स में जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो कौन सा कंटेंट है, मास्टर कंटेंट है। ठीक है, और इधर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो कौन सा कंटेंट है, कॉपी कंटेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैनोनिकल कहां पे लगेगा, कैनोनिकल लगेगा इस फाइल में। ठीक है ना, इस पे नहीं लगेगा, इस पे कुछ नहीं करना कैनोनिकल को लेकर। होम पेज को पता भी नहीं क्या हो रहा है। हाँ, ये सारी बातें कहाँ हो रही हैं, सिर्फ अबाउट अस पर हो रही हैं, क्योंकि वहां कॉपी है।
यहाँ आकर मैं क्या लगाऊंगा, वही लगा दूंगा लिंक आके से, वो टैग लगा दूंगा कैनोनिकल वाला। कौन सा टैग? ये वाला टैग, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, ऐसे ही लिखूंगा। href इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर आगे जाकर क्या लिखूंगा, आगे जाकर मैं लिखूंगा, यानी आगे जाकर मैं एड्रेस कैसे दूंगा भाई, देखिए जरा क्या लिखा था, href इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट है xyz.com, सपोज कर रहे हैं हम, हाँ आ गया इधर। अब क्या हुआ, क्राउलर आया, विजिटर आया अबाउट अस पर, आया पढ़ा चला गया, जितने विजिटर्स आ रहे हैं रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, भाई आज 50 विजिटर आए थे, आज 1000 विजिटर्स आए थे, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन जब क्राउलर आपके इस पेज पर आया ना अबाउट अस पर, तो ये वाला कंटेंट, सिर्फ ये वाला कंटेंट, पूरी वेबसाइट नहीं, पूरा पेज नहीं, सिर्फ वो कंटेंट जो मैच कर रहा है आपस में अबाउट अस पर और इंडेक्स पर, उसको लेकर उसने कहा क्राउलर को, कहा भाई इसको यहाँ से नहीं करना आपने रैंक, इसको यहाँ से नहीं करना, इसको कहाँ से करना है, डिट्रैक्टर लगा हुआ है इसका, और क्राउलर वहाँ से घूमा और घूमकर कहाँ चला गया, इंडेक्स पर, और उसको इग्नोर किया उसने। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली हमने क्राउलर को वहाँ से चलाया, विजिटर्स को कुछ नहीं कहा हुआ, ठीक है। ये तो होगी इसकी एक एग्जांपल। अब अगर हमारे जहन में ये बात आए कि भाई ये जो अबाउट अस का पेज है ना, इसके ऊपर कुछ कॉपी पड़ी हुई है इंडेक्स से, कुछ कॉपी पड़ी हुई है कोर्सेज से, और कुछ कॉपी पड़ी हुई है गैलरी से, जिसका तो मतलब वो क्रोलर को घुमा दिया हमने, है ना, वो बेचारा कभी उधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, ऐसे ही है ना। जस्ट वन, ओनली वन कैनोनिकल अलाउड, हाँ ऐसे नहीं हो सकता। ये नहीं हम कह सकते कि भाई अबाउट अस में अब कुछ कोर्सेज में भी था, तो स्क्रॉलर को तो आप बेचारे को खड़ा नहीं होने दे रहे हैं, कभी वो उधर चला जाता है कभी वो उधर चला जाता है। ओनली वन कैनोनिकल अलाउड, एक से ज़्यादा कैनोनिकल अलाउड नहीं है, सिर्फ एक कैनोनिकल एक पेज पे लग सकता है। अच्छा, अब ये तो एक स्टोरी आपको कैनोनिकल की वन साइड समझ में आई है ना। अब ज़रा कैनोनिकल की एक साइड और देखते हैं, वो क्या है। कैनोनिकल की एक और साइड ये है कि भाई जब मैं ऑफलाइन वेबसाइट पे काम कर रहे थे आप, तो वेबसाइट को लॉन्च कैसे करते थे आप ऑफलाइन? जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था ना, मेरे कंप्यूटर में वेबसाइट थी, किस फाइल से हम वेबसाइट खोलते थे? हाँ, इंडेक्स की फाइल से। index.html पे क्लिक करते थे तो वेबसाइट चल पड़ती थी, ऐसी चलती थी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, index.html, यही था। लेकिन जब मैं ऑनलाइन हुआ फिर क्या हुआ, आपको पता लगा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ ये देखें, कहाँ गई इंडेक्स? मैं क्या कहाँ गई इंडेक्स? नहीं है ना इंडेक्स, इंडेक्स नहीं है, हालांकि है इंडेक्स, नजर नहीं आ रही आपको, है ये भी इंडेक्स की फाइल, इसलिए कि इंडेक्स की फाइल ऑटो लोड होती है, होस्टिंग में जाकर वो ऑटो लोड होती है, आपको उसको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे मैं बता रहा हूँ कि इंडेक्स की फाइल है। अब मैं यहाँ होम पे क्लिक करूँ, इसका ये होम का बटन ही है ना किस्म का, देखिएगा साहब क्या होता है। अब क्या हुआ, यूआरएल को देखें, आ गया इंडेक्स साथ लिखा हुआ। यूआरएल बड़ा होगा कि नहीं होगा? वो नहीं होगा। अब यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ आ गया। आपको लग रहा है कि दोनों पेजेस में कोई फर्क है? एक ही पेज है ना बेसिकली, एक्चुअली तो एक ही पेज है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है फिर कि नहीं है? बल्कि यहाँ पर भी कोई डुप्लीकेशन का रोला पड़ गया ना कि नहीं पड़ा? क्राउलर के लिए फिर टेंशन क्रिएट हुई कि नहीं हुई? carpetwashingservices.com एक वेबसाइट, carpetwashingservices.com/index.html फिर वही वेबसाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही कंटेंट को खोलने के दो यूआरएल बन गए कि नहीं बने? बन गए ना। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर कैनोनिकल की जरूरत पड़ गई। लेकिन ये बड़ा टेक्निकल सा कैनोनिकल है, ये डुप्लीकेट हमने कोई इंटेंशनली तो नहीं यूज़ किया, उसने यूआरएल से कहा कि भाई होस्टिंग में जब आप अपनी वेबसाइट लेकर जाओगे तो वो उसको इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोड आप इंडेक्स की फाइल ही करोगे। तो अब फिर दो फाइलें हो गई। अब क्राउलर को जब मैं लिखता हूँ .index.html तो एक फाइल खुलती है, और जब मैं नहीं लिखता तो फिर भी वही फाइल खुलती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक कैनोनिकल तो ये वाला बताना पड़ना ही पड़ना है ना। ये वही कैनोनिकल है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको एक कैनोनिकल नजर आ रहा है,
जी किस लाइन में था? ये देखिए क्या कैनोनिकल है। अब ये फाइल कौन सी है? index.html। मैंने कहा अब इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पर मैं virtually index.html को कॉपी समझ रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई index.html है, ये कॉपी है, और ओरिजिनल कौन सी है? कौन सी है भला? ओरिजिनल है सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज .com। अब ये बात मैं क्राउलर को क्लियर कर रहा हूं कि भाई लोग अगर index.html लिख के खोले या .com लिख कर खोले तो बेसिकली यूआरएल एक ही है। तो आपने इनको डुप्लीकेट यूआरएल नहीं समझना, एक ही यूआरएल समझना है। ये एसईओ का, ऑन साइट एसईओ का और टेक्निकल एसईओ का बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपने ये नहीं लगाया होगा तो जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो वो मुझे कहेगा कि भाई कैनोनिकल किधर है? कैनोनिकल, इस कैनोनिकल को वो ढूंढ रहा होगा, वो अबाउट अस वाले कैनोनिकल को शायद ना ढूंढ रहा हो, क्योंकि उस कैनोनिकल को तो वो इग्नोर भी कर देगा, डुप्लीकेट करता रहेगा, इग्नोर कर देगा। इस कैनोनिकल पे उसे कंफ्यूजन होगी कि वो होम पेज को इंडेक्स नहीं कर पा रहा। सो ये कैनोनिकल देखें लगा कैसे हुआ है? लिंक रिलेशन कैनोनिकल href https पूरी वेबसाइट का नाम लिख दिया मैंने, और ये किस फाइल में लिखा है? index.html की फाइल। सो ये एक कैनोनिकल हमने इस्तेमाल कर दिया। अब आपने देखा कैनोनिकल मैंने दो तरीकों से इस्तेमाल किए। एक चीज़ अब आपको पता लग गई कि भाई कोडिंग वाली जो वेबसाइट होगी उसके अंदर होम पेज में एक कैनोनिकल तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए कि इंडेक्स की फाइल होगी, चाहे वो index.html हो या डेवलपर ने index.php बनाई है, प्रोग्रामर ने बनाई हुई है। तो दोनों की सूरतों में मैं इसके अंदर जाकर कैनोनिकल ऐड करूंगा। क्या कैनोनिकल ऐड करूंगा? कि भाई ये कैनोनिकल है मेरी वेबसाइट का, ठीक है। इससे भी आपका एसईओ का स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। चलो जी, ये आज हमने ऑन साइट एसईओ के कुछ फैक्टर्स देखे हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी के फैक्टर्स देखेंगे और ऑन साइट एसईओ खत्म होगी और फिर कुछ साथ टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। और अभी आज मैंने जो कुछ किया, अभी हम बॉडी में नहीं गए ना। मैं कहा आज बॉडी में नहीं गए, अगले लेक्चर में हम बॉडी में जाके काम करेंगे। हालांकि बॉडी का जो काम है वो हम काफ़ी कर चुके हुए हैं, सारा ही कर चुके हुए हैं, लेकिन अब हमने ज़रा सीक्वेंस में ला रहे हैं चीज़ों को कि हमने अप्लाई कैसे करना है। आज हमने ये सीखा कि हमने ऑन साइट एसईओ को इम्प्लीमेंट कहाँ से शुरू करना है, और आज मैंने सारी इम्प्लीमेंटेशन करवाई है किस पे? हेड में, ठीक है। चलो